अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपना डेटाबेस की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के हवाले से। आज पॉसिबली हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हम जो अपना इस हरा कंप्लीट कर लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे। अभी हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था कि जो डिज़ायरेबल जो एट्रीब्यूट्स हैं डाटा के, वो हमने डिस्कस किए थे। आज उससे आगे हमने कंटिन्यू कर। अच्छा, जब आपने डाटाबेस सारी बना ली, आपने जो है ना वो सारी मैनेज कर ली, आपने उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह देख ली डाटा के सारे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन, इस चीज़ के बारे में आपको पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपने डाटा जो है ना आपस में वो इतना कह लें कि उसमें कोहेसिवनेस होनी चाहिए, उसमें उसमें जो है ना किसी किस्म की डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। मर्ज और पर्ज के बारे में आपको मैंने बताया था। क्योंकि डाटा आपको मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा हो सकता है आपके डाटाबेस के अंदर। तो आपने देखना है कि जितने भी सोर्सेज हैं डाटा के, उनकी आपस में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, किसी किस्म की डुप्लीकेशन वगैरह तक नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल एक यहाँ पे लिखी हुई है कि कस्टमर डाटा इंटीग्रेशन रिलाइज ऑन स्टैंडर्डाइजेशन डाटा अक्रॉस डाटाबेस। इंटीग्रेशन से मुराद है कि आपकी पूरे डाटाबेस के जितने भी सोर्सेज हैं उन सबकी आपस में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, और ये बड़ा एक सीरियस इशू है। अब ये एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। एक कंपनी है डन एंड ब्रेड स्ट्रीट। अब एक उन्होंने उनका एक कस्टमर था, ठीक है, उनका कस्टमर था, उसका वो कस्टमर एक कंपनी थी। उस कंपनी का जो नाम है वो है AT&T। ये काफ़ी फेमस कंपनी है, AT&T टेलीकॉम की कंपनी है। अब ये जो कंपनी है, इसके साथ मल्टीपल सोर्सेज से उनका डाटा उनका इकट्ठा होता था। लाइक मैंने जो सोर्सेज आपको बताए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों किस्म के। जब उन्होंने डाटाबेस बनाया उन्होंने, तो उस डाटाबेस में AT&T के नाम की 113 ट्रांजैक्शंस थी। उसमें अभी देखो लिखा हुआ कि वो 113 अलग अलग ट्रांजैक्शन क्यों थी, वो एक ही नाम पे इतनी ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं थी। उसकी रीज़न यह है कि कहीं पे लिखा हुआ है AT&T को ATT लिखा हुआ है, दूसरी जगह पे A.T.T लिखा हुआ है, कहीं पे ANDT लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। यानी कि AT&T को लिखने के इतने अलग अलग तरीके थे उनके पास, लिखिए इतने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ था कि ये बेसिकली एक ही कस्टमर है, लेकिन डाटाबेस ने उसको एज ए 113 कस्टमर्स लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसका नाम लिखने का जो तरीकाकार था वो 113 तरीक़ों से लिखा हुआ था, जिसकी वजह से डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हुई थी। तो ये जो है बेसिकली आपके ये जो प्रॉब्लम है, कल को आपके जो एनालिसिस हैं आपकी, चाहे वो ऑपरेशनल CRM है, चाहे आपकी एनालिटिकल CRM है, स्ट्रेटेजिक CRM है, उन सब पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो है हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जितने भी सोर्सेज हैं डाटा के, उन चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल डाटाबेस में, उनकी इंटीग्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि कहीं से भी डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब ये उसी की मज़ीद थोड़ा एलेबोरेट किया हुआ है कि हमारा ये जो है इंटीग्रेटेड कस्टमर डाटाबेस, इसमें देखें डाटा कहाँ कहाँ से आ सकता है। रिटेल स्टोर से आ सकता है, कैटलॉग स्टोर है, पार्टी प्लान है, वेबसाइट है, होम शॉपिंग है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। इन डिफरेंट सोर्सेज से डाटा हमारे पास आता है डाटाबेस में, जहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड कस्टमर डाटाबेस। उसके बाद फिर हम डाटा का एनालिसिस और माइनिंग करते हैं। उसके बाद हम CRM की स्ट्रेटजी वगैरह बनाते हैं, और डाटा ये कॉन्टीन्यूसली अपडेट होता रहता है, और साथ साथ इसमें एक्सटर्नल डाटा भी इसमें फीड होता है। अभी जितने भी हमारे पास 5-6 किस्म के सोर्सेज हैं जिनसे डाटा हमारा जो है ना वो डाटाबेस में जा रहा है, उनकी आपस में प्रॉपर इंटीग्रेशन होनी चाहिए, ताकि जिस तरह अभी AT&T का मैंने मसला बताया था, ये मसला जो है ना कल को फेस ना करना पड़े किसी भी बिज़नेस को, CRM डाटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हुए और एग्जीक्यूट करते हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डाटा वेयर हाउस एट्रीब्यूट्स। आपका जो डाटाबेस है, पहले हमने पढ़े थे डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट्स डाटा के। अब हमने जो है ना वो एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं डाटा वेयर हाउस के। वेयर हाउस क्या होता है कि ऐसी चीज़ जहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ स्टोर करते हैं, उसको वेयर हाउस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और डाटा वेयर हाउस से मुराद ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, अपने CRM रिलेटेड डाटा को स्टोर करते हैं, उसको हम लोग डाटा वेयर हाउस करते हैं हम लोग। अब इसमें जो है आपका जो डाटा है उसको जो है ना वो स्टोर करने के, इसमें जो है ना वो या डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं उस हवाले से। पहला है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। कहते हैं कि जी आपने जब डाटाबेस को मैनेज करना है, जब डाटाबेस आपने बनाना है, आपने उसको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज आपने जो है ना उसके अंदर डाटा को आपने स्टोर करना है, उसको क्लासीफाई करना है, उसके अंदर जो है ना उसकी सेग्रीगेशन करनी है।
कहते हैं कि जी द वेयर ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा अराउंड एसेंशियल सब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। कहते हैं आपने जब डाटा स्टोर करना है ना, आपने उसको एग्जैक्ट सब्जेक्ट वाइज करना है। लाइक कस्टमर वाइज डाटा सेव कर लिया, प्रोडक्ट अगर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट वाइज डाटा सेल जो है ना वो अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। कहते ओवरऑल होता है कि जी हमारी इन्वेंट्री कितनी है। अब इन्वेंट्री में तो कई किस्म की प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, आपने इस एंगल में डाटा सेव नहीं करना। जनरल टर्म में जो है ना डाटा नहीं सेव नहीं करना आपने कि जी हमारे पास इन्वेंट्री कितनी बड़ी है। इन्वेंट्री में तो प्रोडक्ट ए भी आ जाएगी, प्रोडक्ट बी भी आ जाएगी, प्रोडक्ट सी भी आ जाएगी। वो जो चीज़ें डाटा को कन्फ्यूज़ करेंगी। डाटा अगर आपने सेव करना है तो आपने उनको सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकली करना है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज सेव कर लें, पर्टिकुलर कस्टमर वाइज डाटा सेव कर लें। इस तरीके से जो आपकी जो डाटा वेयर हाउस है उसकी मैनेजमेंट ईजी होगी कंपैरेटिवली। इसके बाद आ जाता है कि आपके डाटा उसमें इंटीग्रेशन होनी चाहिए। इंटीग्रेशन की जैसे अभी मैंने एग्जांपल ले रहा था कि इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि जी आपके सोर्सेज में सिनर्जी होनी चाहिए। जैसे उससे इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने अपने डाटा की जो कोडिंग करनी है। मैंने लास्ट टाइम आपको SPSS वगैरह का हवाला दिया था कि डाटा को जो है ना वो स्टोर करते हैं, उसका एनालिसिस होता है, डाटा की कोडिंग की जाती है डाटा की। ठीक है कि हमारे पास कितने, अब यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई मेल फीमेल की, कितने जो है ना कस्टमर हमारे पास मेल हैं, कितने कस्टमर हमारे पास जो है ना वो फीमेल हैं। अब ये जो चीज़ है, अब अक्रॉस डाटाबेस हमारे पास जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं डाटाबेस के, उन सब की आपस में जहाँ पे मेल के लिए M यूज़ कर रहे हैं, फीमेल के लिए F यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सब जगहों पे ये होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग जो हमारे सेल्समैन जो हमें डाटा दे रहे हैं वहाँ पे मेल के लिए 1 लिखा हुआ है, फीमेल के लिए 2 लिखा हुआ है, और जो है हमारे पास कह लेंगे जो एक्सटर्नल डाटा आ रहा है उसमें से जो है ना हम लोगों को मेल के लिए 0 लिखा हुआ है, दूसरे के लिए 1 लिखा हुआ है, कहीं पे F और M लिखा हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये डाटा को कंफ्यूज करेंगी। ये शो करती हैं कि आपके सोर्सेज के दरमियान इंटीग्रेशन नहीं है। आपके डाटाबेस में, डाटा वेयर हाउस में इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि जो भी कोडिंग है सारी वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए थ्रू आउट द डाटाबेस, ताकि कल को डाटा फैच करने में और एनालाइज करने में आपको आसानी हो। इसके बाद है टाइम वेरिएंट। डाटा आर ऑर्गेनाइज बाय वेरियस टाइम पीरियड। आपने जब भी डाटा कलेक्ट करना है ना आपने, ठीक है, डाटा जब मैनेज करना है आपने उनको कोशिश करना है कि टाइम वाइज साथ साथ सेग्रीगेट भी करते रहें कि ये वाला जो डाटा है हमारा, ये जनवरी का डाटा है, ये फरवरी का डाटा है, ये मार्च का डाटा है। उनको कोशिश करें कि टाइम वाइज, चाहे वो मंथ, 1 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकते हैं, साल हो सकता है, ठीक है, 10 साल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ डाटा पे, कि आप अपने डाटा को इस तरीके से पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड्स हैं उन टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड करके स्टोर करें उनको, ताकि पता लगे कि ये वाला जो हमारा काम है ये हमने कब किया था, ये ट्रांजैक्शन कब हुई थी। आपने इनको जो है ना अगर एनालिसिस करना है तो आप इनको इस तरह पर्टिकुलर टाइम बेस्ड आप उनकी सेग्रीगेशन करके रखें आप। उसके बाद नॉन वोलेटाइल। द वेयरहाउस डाटा बेस इज़ नॉट अपडेटेड इन रियल टाइम, देयर इज़ ए पीरियोडिक बल्क अपलोडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन डाटा। अच्छा, ये बेसिकली जहाँ से मुराद इससे मुराद ये है कि आपकी, मैंने CRM की मल्टीपल टाइप्स बताई थी, उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी ऑपरेशनल CRM और एनालिटिकल CRM। ऑपरेशनल CRM मैंने लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था कि वो ऐसे CRM है जहाँ पे आपको बड़ा अपडेटेड डाटा चाहिए। अगर तो आप ऑपरेशनल CRM पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको डाटा ऐसा चाहिए जो कि हर गुजरते वक्त के साथ, गुजरते मिनट के साथ वो डाटा अपडेट होता रहे। लेकिन अगर आप एनालिटिकल CRM की बात करना चाह रहे हैं तो एनालिटिकल CRM जो है उसमें जो है ना डाटा आपको इतना अपडेटेड डाटा आपको नहीं चाहिए होता। उसमें हो सकता है कि एनालिटिकल CRM में जो है जो डाटा आपको चाहिए वो 1 हफ्ते बाद अपडेट होता हो, 2 हफ्ते बाद अपडेट होता हो। आपने ये देखना है कि जी जो एनालिटिकल CRM है उसमें आपको एनालिसिस के लिए जो मोमेंट्री चेंजेस हैं, जो हर लम्हे जो होने वाली जो सूरत जो चेंजेस हैं वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होते। आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कुछ दिनों का जो चेंज है वो आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करें। क्योंकि अगर आप तो मोमेंट्री चेंजिंग पे जाते जाएंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी फार्मूलेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल होती रह जाएगी आपकी। जो ऑपरेशनल CRM है वहाँ पे आपको डाटा उस डाटा वेयर उसमें आपको डाटा चाहिए जो रेगुलरली अपडेट होता रहे, ठीक है, जिसमें मोमेंट्री चेंजेस भी रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन जो एनालिटिकल CRM है वहाँ पे आपको उस डाटा वेयर उसमें आपको जो चाहिए, जो आपको वीकली या बाई वीकली आपके डाटा बेस जो है ना आपका अपडेट होता रहे। ये आपने आपका जो ना एक और एट्रीब्यूट है आपके डाटा वेयर हाउस का।
इसके बाद एक टर्म है डाटा मार्ट। डाटा मार्ट ये कह लें कि आपके जो डाटा वेयर हाउस का एक सब पार्ट है। डाटा वेयर हाउस का एक सब पार्ट है, उसको हम लोग डाटा मार्ट करते हैं। मतलब हमारे डाटा वेयर हाउस में तो बेशुमार किस्म का डाटा है, सप्लायर का डाटा है, कस्टमर का डाटा है, ऐसे कस्टमर जो हमें छोड़ के चले गए हैं उनका डाटा है, ऐसे कस्टमर जो हमारे पास आ रहे हैं उनका डाटा है, ऐसे कस्टमर जो हमारे पास आएंगे उनका डाटा है, प्रोडक्ट वाइज डाटा है, सेलमैन वाइज डाटा है, एरिया वाइज डाटा है, बेशुमार किस्म का डाटा है। अब ये सारा का सारा उसको हम लोग बोलते हैं डाटा वेयर हाउस। डाटा मार्ट क्या है? डाटा मार्ट उसी जो वेयर हाउस का एक सब सेट है, एक उसका पार्ट है डाटा वेयर हाउस का, जो कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर फंक्शन का जो है ना वो डाटा होता है। जैसे डाटा वेयर हाउस में तो 50 किस्म का डाटा है, हमने उसमें से जो सेल्स के जो लोग हैं, जो जिन्होंने सेल्स के टारगेट डिफरेंट हमने दिए हुए हैं उनको, उनकी जो है ना उनका जो डाटा अगर हम अलग कर लेते हैं तो वो बेसिकली डाटा वेयर उसका एक पार्ट होगा। उस जो अलग किया हुआ डाटा है उसको हम लोग बोलेंगे डाटा मार्ट। ये अलग अलग करना क्यों ज़रूरी है? अलग अलग करना ज़रूरी इसलिए है कि डाटा को लोकेट करना, एक्सेस करना, उस तक जो है एनालाइज करना वो आसान हो जाए। आप डाटा वेयर हाउस को डाटा मार्ट्स की फॉर्म में जो है ना आप लोग इसको सेग्रीगेट और डिवाइड करके रखेंगे तो आपके लिए कल को डाटा लोकेशन और डाटा आइडेंटिफिकेशन आपके लिए इजी हो जाती है। इसलिए डाटा मार्ट्स के ऊपर भी काम करना चाहिए हमें। इसके बाद आ जाती है डाटा एक्सेस। आपके पास वो डाटा है, डाटा बेस में डाटा डाल लिया आपने, बना लिया सारा, ठीक है। अब उस डाटाबेस को यूज़ कैसे करना है या उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है कल को? उसका इस्तेमाल जो है, एक तो है कि आपकी स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनती हैं। जैसे कि हमारा जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हर हफ्ते या हर महीने हमें ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट करके वो जो है ना ईमेल सेंड कर दिया करें। जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनको जो है ना वो रिपोर्ट सेंड कर दें कि इस मंथ की सेल इतनी है, इस मंथ बैड डेट्स इतने हुए थे, इस मंथ जो है ना वो हमारे अकाउंट पेएबल इतने हैं, अकाउंट रिसीवेबल इतने हैं, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, किस प्रोडक्ट के बारे में लोगों का रुझान चेंज हुआ है। ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट जो है ना हर महीने सिस्टम खुद ही डेवलप करके जो है ना वो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सेंड कर देती है। एक तो ये है कि डाटा एक्सेस करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है जो डाटाबेस का, वो है डाटाबेस क्यूरीज़। डाटाबेस क्यूरीज से मुराद ये है कि डाटा को हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर ना कमांड्स होती हैं, पर्टिकुलर कमांड होती हैं। जैसे अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोग देखते हैं कि एक फार्मूला है इक्वल टू सम, आप लोग को जमा करना है कुछ कॉलम्स को या रो को, आप सम का फार्मूला लगाते हैं तो वो उनको जितने भी उसमें वैल्यूज होते हैं उनको वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है। इसी तरह आपके जो CRM के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो जहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट आपको की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, उनके भी डिफरेंट क्यूरीज हैं। आपने एनालिसिस ड्रा करना हो, ठीक है, आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, नया डाटा क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का डाटा पूरा का पूरा ड्रॉप कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की क्यूरीज हैं जो कि आप लोग डाटाबेस को रेगुलरली मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो बेसिक इस्तेमाल हैं इसके। इसके बाद एक और जो टर्म है वो डाटा माइनिंग। माइनिंग जो है आप लोग सब इस टर्म से वाकिफ़ होंगे। माइन बोलते हैं जिसे कहते हैं साल्ट माइन, ठीक है, जो नमक की जो कान है, ठीक है, उसको माइन बोलते हैं। माइनिंग, ठीक है, कान को नहीं, यानी आप जो है एक कान को आप लोग खोदते हैं, तराशते हैं, उसमें से अपने काम की चीज़ें निकालते हैं, उसको बोलते हैं माइनिंग बोलते हैं। डाटा माइनिंग ये चीज़ है कि अब डाटा वेयर हाउस में इतना ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है मुख्तलिफ़ किस्म का, उसमें से अपने काम का डाटा निकालना जिसकी हमें अभी ज़रूरत है वो डाटा निकालना, वो निकाल के उस पर डिफरेंट किस्म के टेस्ट लगाना, उसको एनालाइज करना, ताकि हम लोग अपने मार्केटिंग, सेल्स और बाकी जो सर्विसेज के फंक्शन उसको सपोर्ट कर सकें। ये जो प्रोसेस है डाटा का, डाटा की आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस और इसके अलावा उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करने का, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा माइनिंग। अब डाटा माइनिंग जो है, जब आपने डाटा को लोकेट करना है, ट्रेस करना है या उसके ऊपर काम करना है, तो उसमें कौन कौन से काम जो है ना वो आप लोग कर सकते हैं। उसमें उसमें क्या क्या जो है ना वो अप्रोचेज़ हैं इसकी कि डाटा के ऊपर काम करने की। पहली अप्रोच है फाइंडिंग एसोसिएशन बिटवीन डाटा, कि आप डिफरेंट किस्म का डाटा, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कस्टमर के मुतालिक पड़ा हुआ है, तो वो जो है ना आप उनके दरमियान आपने
एसोसिएशंस जो हैं अपने एसोसिएशंस आप लोग जो है ना वो तलाश कर सकते हैं, ये करनी है आपने। अब पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी सॉरी इसकी एग्जांपल जो है, एग्जांपल इसकी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने आपसे वो परचेज़ किया है, ट्रैकिंग शूज़ आपसे परचेज़ किए हैं आपसे, ऐसे ट्रू शूज़ जो कि हाइकिंग के लिए और ट्रैकिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो परचेज़ किए हैं। इसका मतलब दैट कस्टमर इज़ प्लानिंग टू गो एनी नॉर्दर्न एरियाज़ इन हिली एरियाज़, वो किसी पहाड़ी इलाके में किसी इस तरह के एरिया में जाना चाह रहे हैं। अगर वो इस तरह के एरिया में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ठंड होगी, तो चांसेस हैं कि वो आपसे साथ साथ कोई गर्म जैकेट भी परचेज़ करेगा, या ट्रैकिंग के लिए जो बैग यूज़ होता है वो बैग भी परचेज़ करेगा। अब ये क्या है, ये आप एसोसिएशन बिल्ड कर रहे हैं। कस्टमर की एक चीज़ परचेज़ करता है, आप साथ ये एसोसिएशन बिल्ड कर लेते हैं कि उसने आपसे दूसरी चीज़ भी परचेज़ करनी है या करेगा। कस्टमर ने मोबाइल परचेज़ किया तो चांसेस हैं कि कस्टमर जो है आपसे कल को मोबाइल का कवर भी परचेज़ करेगा आपसे। ये क्या है, ये बेसिकली आपकी क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग के लिए ये चीज़ हेल्प करती है कि इफ़ कस्टमर इज़ डूइंग वन थिंग, ठीक है, देन देर आर चांसेस कि वो जो है ना ये दूसरा काम भी करेगा, दूसरी चीज़ भी परचेज़ करेगा आपसे। इसके बाद आ जाता है सीक्वेंशियल पैटर्न। ठीक है, सीक्वेंशियल पैटर्न से मुराद है कि जी आपने देखना है कि कस्टमर जो है, कस्टमर एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस, कस्टमर एक्टिविटीज़ हैं उनकी सीक्वेंस जो है ना वो भी इसमें आप जो है ना वो डाटा माइनिंग से लोकेट कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है ना इफ़ एंड देन की जो कंडीशन है, इफ़ एंड देन की जो कंडीशन है उसके ऊपर जो है ना ये आपका वो सिलसिला चलता है। जैसे इफ़ आवर कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड, ठीक है, अगर हमारा कस्टमर हमारी इस परचेज से सेटिस्फाइड है तो देर आर चांसेस देन, ठीक है, वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को भी हमारे रेस्टोरेंट पे लेके आएगा। अगर वो कस्टमर अकेला आया था, उसने खाना खाया, सेटिस्फाइड था, देन देर आर चांसेस कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये क्या इस सीक्वेंस बन गई है, इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड ही विल कम अगेन, इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड ही विल नॉट कम अगेन। ये जो है बेसिकली सीक्वेंस का जो पैटर्न है, ये भी आप लोग अपने डाटा को एनालिसिस करके आप लोग ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो अप्रोच है डाटा माइनिंग के, जिसमें आप लोग डाटा को एनालिसिस ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के, वो है डेवलपिंग क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि आप अपने कस्टमर को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, तीन बेसिस पे उनको कलेक्टिवली जो है ना हम लोग काम करके हम लोग उनको करते हैं। इसमें एक टर्म आगे यूज़ लिखी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं RFM। आर स्टैंड फॉर रिसेंसी, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, एम स्टैंड फॉर मॉनिटरी वैल्यू। ये बेसिकली ये काम है कि आप लोग इसमें ये एनालाइज करते हैं कि लास्ट टाइम उसने कस्टमर ने हमसे कब चीज़ परचेज़ की थी, या कस्टमर ने कब हमसे रब्ता किया था। ये चीज़ आप स्टडी करते हैं रिसेंटली, हाउ रिसेंटली आर कस्टमर कॉन्टेक्टेड अस। ठीक है, आप लोग ये देखते हैं कि लास्ट टाइम उसने कब हमसे रब्ता किया था, कितनी देर पहले रब्ता किया था। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फ्रीक्वेंसी, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि पिछले एक मंथ में मिसाल के तौर पे कस्टमर ने कितनी बार हमसे रब्ता किया था, कस्टमर ने कितनी बार हमसे चीज़ें परचेज़ की थी, कस्टमर ने को कितनी बार हमने जो है ना वो प्रमोशनल मैसेज हमने सेंड किया था वगैरह। ये जो चीज़ आप लोग मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पहले था कि जी लास्ट टाइम कब रब्ता किया था, फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि जी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी बार उसने हमारी शॉप विज़िट की है, कितनी बार हमसे चीज़ें परचेज़ की हैं, कितनी बार हमारी वेबसाइट विज़िट की है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉनिटरी वैल्यू। वो ये चीज़ कहती है कि जी आप जो है कस्टमर ने आपको कितना रेवेन्यू अर्न करवाया है, कस्टमर ने ब्रांड को कितना रेवेन्यू अर्न करवाया है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर। यानी कि कस्टमर आपको मॉनिटरी वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रहा है या की है या करेगा, इसको बोलते हैं मॉनिटरी वैल्यू। आप इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी वैल्यू, इन तीनों चीज़ों की बेस पे आप कस्टमर को क्लासीफाई कर लेते हैं। कुछ अब उसमें आपके डिफरेंट तरह के आपके जो है ना वो बनेंगे, सबसेट्स बन जाएंगे। बल्कि मैं एक डायग्राम भी आपको है वो मैं इसी में ऐड कर दूंगा स्लाइड्स के में, ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
वो एक डायग्राम है, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आप उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। एक कस्टमर जो है वो लास्ट एक वीक पहले उसने हमसे रब्ता किया, ठीक है, और पिछले एक मंथ में 2 बार हमसे रब्ता किया है, मॉनेटरी वैल्यू उतनी उसने हमें दी है। तो इस बेस पे हम लोग उसके डिफरेंट ब्लॉक्स बना के हम कस्टमर्स को क्लासीफाई कर देते हैं उसके अंदर। ये है रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू के बेस पे क्लासिफिकेशन की है। उसके बाद है क्लस्टरिंग लाइक विद लाइक। आप क्या करते हैं कि अपने कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटी बिटवीन द कस्टमर्स, यानी जिसे आप सेगमेंटेशन कहते हैं। आप अपने कस्टमर्स को ग्रुप वाइज जो है ना उनकी सेग्रीगेशन कर देते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं कि पता लगे। जैसे नारवल की वो फीमेल्स जिनकी एज जो है 25 से 30 साल है उनको अलग कर दिया। नारवल की फीमेल्स जिनकी एज जो है वो 35 से 40 साल है उनको अलग कर दिया, क्योंकि उनकी जो ज़रूरियात हैं उनकी ज़रूरियात आपस में मिलती जुलती होंगी। इसके दो मकसद है, क्योंकि आपके लिए मुमकिन नहीं है कि हर इंडिविजुअल को कस्टमर को अलग अलग डील करो, लेकिन ये भी फिजिबल नहीं है कि सबको एक ही तरीके से डील कर दो जितने भी कस्टमर्स हैं। आप वो कस्टमर्स जिनकी आपस में सिमिलरिटी ज़्यादा है उनको आप अलग जो है वो तरीके से रख लो, आपस में उनके लिए स्ट्रेटजी बनाओ, और दूसरे ग्रुप के लिए आपकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो अलग होंगी या होनी चाहिए। अब ये जो ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स जो आपस में तो सेम हैं लेकिन दूसरे ग्रुप से डिफरेंट हैं, उन इस तरह के जो ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर, और इस तरह की ग्रुपिंग की जो एक्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग। आप ये वाले सारे एनालिसिस भी डाटा माइनिंग के बेस पे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेकिंग प्रोडिक्शंस। डाटा माइनिंग के एक ये भी अप्रोच है या इसका एक इस्तेमाल है, वो ये कहता है कि जी आप प्रीवियस हिस्ट्री जो है, पास्ट हिस्ट्री देख के, अपने कस्टमर की हिस्ट्री देख के, मार्केट के ट्रेंड देख के आप लोग मुस्तकबिल के बारे में प्रोडिक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता हो कि जी सर्दियों में हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है बढ़ जाता है, जब सर्दियों में हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देनी है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करने से हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपकी एक और अप्रोच है डाटा माइनिंग की। ये डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, आपको इन चीज़ों का अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। ये पॉसिबली लास्ट स्लाइड है हमारे इस लेक्चर की। इसमें जो है वो कुछ प्राइवेसी प्रिंसिपल्स हैं। ये एक अदारा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वो ये बेसिकली कहता है कि जी आप जो भी कस्टमर रेलेवेंट डाटा आपने मैनेज किया हुआ है उसके कुछ प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को लाजमी फॉलो करना है आपने वाइल मेंटेनिंग एंड कलेक्टिंग दैट डाटा। और अगर तो कोई भी बिजनेस इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता या इनमें से कुछ को फॉलो नहीं करता, तो वो जो है आपके जो प्राइवेसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, जो कि एक अनएथिकल चीज़ है। अच्छा, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है पर्पस स्पेसिफिकेशन, कि आपका जो डाटा कलेक्ट करने का जो पर्पज़ है वो कस्टमर को पता होना चाहिए। जब कस्टमर से डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर मस्ट बी अवेयर कि किस मकसद के लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। कस्टमर इस चीज़ को अवेयर होना चाहिए। दूसरा, डाटा कलेक्शन प्रोसेस, कि आपको डाटा कलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो फेयर होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की जो है ना वो आपने कस्टमर को ब्लैकमेल नहीं करना, कस्टमर से ज़बरदस्ती डाटा नहीं लेना। कस्टमर का जो डाटा देने की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए उस प्रोसेस के अंदर, और कस्टमर को सारे डाटा प्रोसेस का पता भी होना चाहिए, उसमें कोई भी छुपी बात नहीं होनी चाहिए। कस्टमर को क्लियरली पता होना चाहिए कि ये डाटा इस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, इस पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। लिमिटेड एप्लीकेशन, डाटा जो है वो जिस मकसद के लिए कलेक्ट किया जा रहा है उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और कस्टमर को उसका पता है, तो डाटा आपका उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उससे ज़्यादा मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। डाटा क्वालिटी से मुराद ये चीज़ है कि कस्टमर के मतलब जो डाटा आपको फील्ड से, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से मिला है, वो डाटा वैसा ही होना चाहिए। आप डाटा के अंदर अपने पास से कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आपने अपने पास से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। अगर आपको लगे कि डाटा आपके हक में नहीं जा रहा, तो डाटा के अंदर आपने अपनी बायसनेस शामिल नहीं करनी। जैसा डाटा मिला एज इट इज़ डाटा को आपने आगे प्रोसेस कर देना, उसमें और जो है ना अपने पास से कोई फनकारियाँ करके तो डाटा की क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज आपने नहीं होना। यूज़ लिमिटेशन,
यूज़ लिमिटेशन से मुराद कि अगर आपने डाटा अपने बिजनेस के लिए कलेक्ट किया है तो उस डाटा को आपने कल को सेल नहीं करना, डाटा को लीक नहीं करना, ताकि कस्टमर की जो प्राइवेसी है, जो पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट ना आए। ओपननेस, ओपननेस से मुराद ये है कि आपका जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर को पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो डाटा मेरे से कलेक्ट किया था अभी उसका इस्तेमाल हो गया है या नहीं हुआ, अगर हो गया है तो कैसे इस्तेमाल हुआ है। और डाटा कस्टमर के लिए ओपन होना चाहिए, कस्टमर के लिए आगे एक्सेस का पॉइंट भी है, कस्टमर की उस तक एक्सेस भी होना चाहिए। कस्टमर को उसके अंदर कल को अगर कस्टमर लेट से पहले वो सिंगल था, बाद में उसकी शादी हो जाती है, तो कस्टमर अपने कस्टमर तक डाटा तक रसाई करके अपने डाटा को अपडेट भी करवा सकता है। वो सिंगल से मैरिड भी वहाँ पे उसको अपडेट भी करवा सकता है। कस्टमर को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे डाटा का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं ओपननेस में और एक्सेस में। और जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है डाटा सिक्योरिटी। आपका जो कस्टमर के मतलब जो डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ डाटा मस्ट बी सिक्योर्ड। उसको एक होता है कि डाटा खुद जो है ना लीक कर देना, एक है कि आप खुद नहीं लीक करें लेकिन आपने कोई इस तरह के कोई जो है ना वो फायरवॉल्स नहीं रखी हुई कि आप कोई बंदा आपके सिस्टम को हैक कर ले, हैक करके डाटा चोरी कर ले अंदर से। फिर बल्कि आप लोग पिछले शायद वो सुनते रहते हों जो है ख़बरों में कभी कभी कि जी फलाने हैकर्स ने इतने बैंकों का डाटा हैक कर लिया, लोगों की अकाउंट की डिटेल, लोगों की पर्सनल डिटेल्स है ना वो सारी की सारी हैक कर ली हैं, ठीक है। इसका मतलब उनका जो डाटाबेस था वो सिक्योर नहीं था, डाटा सिक्योर नहीं था बैंक के पास, जिसका जो नुकसान ये हुआ या नुकसान ये हो सकता है कि लोगों की पर्सनल लाइफ, लोगों की इनकम जो है वो सारी की सारी जो है ना वो हैकर्स ले उठे वो वाले, ठीक है। ये उसमें जो है वो सारे मामला था कि डाटा सिक्योर होना चाहिए हर हवाले से। और इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, कि डाटा के लिए कोई डाटा मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई बंदा अकाउंटेबल होना चाहिए। जो बंदा कस्टमर से डाटा कलेक्ट कर रहा है और जो बंदा कल को उसको स्टोर कर रहा है, दे मस्ट बी अकाउंटेबल। वो इसके जवाबदेह हों, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हों कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया था, इस डाटा कलेक्शन का ये पर्पस था, ठीक है। कल को डाटा में अगर कोई भी मसला हो जाता है तो हम लोग जवाबदेह हैं इस बात के। ये जो चीज़ है ये आपके आ जाती है अकाउंटेबिलिटी में। ये बच्चों आपका चैप्टर था डेवलपिंग मैनेजिंग एंड यूजिंग डाटाबेस, कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस। ये आपका आप यहाँ पे समाप्त हो गया।